प्राचीन भारतीय इतिहास का यह 8वां क्लास होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आज का प्रश्न कैसा है। प्रश्न जो भी हो अति महत्वपूर्ण होगा एग्जाम की दृष्टि से। जो प्रश्न आपको हम बताएंगे कि इसको वीवीआई करना है तो उसको आप लोग वीवीआई जरूर करिएगा। जो काटने के लिए बोले उसको परीक्षा के समय या कभी भी उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। और यदि अंत में हम आपको बता दें कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए प्रश्न पर, अशोक के अभिलेख से संबंधित है। हम पीछे के क्लास में आपको अशोक के अभिलेख पर बहुत ज़्यादा चर्चा किए थे और बताए थे कि अशोक के अभिलेख के बारे में कि अशोक का कौन कौन सा अभिलेख है, कौन कौन सा अभिलेख है आपको जो है सो ऐसा है जिसमें कि अशोक का नाम अशोक है। तो बताइए कि कौन कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक है। मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख। और एक ऐसा अभिलेख का नाम बताना है, एक ऐसा शिलालेख का नाम बताना है जो कि आपको गैर मौर्यकालीन है। बताइए। तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। आइए आज का जो प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया। बताइएगा आप लोग कि अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। और यदि आपसे पूछ दे कि कौन कौन सा भाग है तब क्या बताइएगा? बताइए आप लोग। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। फिर से बोलिए। बताइए कि अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अगला है अशोक के वृहत शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है। प्रश्न को वीवीआई कर लीजिए। अशोक के वृहत शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और ये कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा अशोक के वृहत शिलालेखों की संख्या 14 है, जो कि आपको 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछे कि अशोक के वृहत शिलालेख कितने हैं तो आप बताएंगे कि 14 है। कितने स्थान से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश शिलालेखों का और स्तंभ लेखों का, अशोक के अधिकांश शिलालेखों का और स्तंभ लेखों की भाषा कौन सी थी। तो जब भाषा आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर प्राकृत दीजिएगा। वहीं अगर शिलालेख और स्तंभ लेख की लिपि पूछी जाए तो इसका आंसर आप क्या दीजिएगा? ब्राह्मी दीजिएगा। क्या दीजिएगा? ब्राह्मी। तो बताइए आप लोग कि अशोक कलिंग युद्ध से पहले किस धर्म को अपनाए हुए थे? ब्राह्मण धर्म को। अशोक कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाए? अशोक अपने पुत्री को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। उस पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। और पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र नाम था। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख से यह जाना जाता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया था। देखिए अशोक के 8वें वर्ष में क्या हुआ था बताइए आप लोग? युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। तो कलिंग युद्ध जीता, इसका मतलब 8वां वर्ष के बाद जीता। तो 8वां वर्ष के बाद जीता और बौद्ध धर्म अपना लिया। कब? तो अशोक अपने 10वें वर्ष में, अशोक जब राजा बना उसके 10वें वर्ष में बौद्ध धर्म को अपनाया और वह बोध गया घूमने के लिए गया था। तो आइए प्रश्न पर ध्यान दीजिए बढ़िया से कि किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, क्या वर्ष? 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया। तो यहाँ है आपको तो अशोक जो 10वां वर्ष में अपने राजा बनने के 10वां वर्ष में जो बोध गया गए हैं वो इन बातों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो याद रखिएगा 8वां शिलालेख में। किस शिलालेख में है? 8वां शिलालेख में अशोक जो बोध गया गए हैं बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन बातों का वर्णन किया गया है। बात यहाँ तक समझ में आया? अगला प्रश्न है अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन जो हुआ है किस शिलालेख में हुआ है और इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख जो था वो आपको 13वां अभिलेख था। तो कुल मिला के प्रश्न बस इतना कह रहा है कि अशोक का जो कलिंग युद्ध था जो कि कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। तो उस कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। तो अब मुझे आप लोग बताएंगे कि अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14। और यह कितने स्थानों से प्राप्त हुई है? बात को समझ में आया? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया? वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी? अशोक के शिलालेख जितने भी हैं
14 को शिलालेख है ना, बृहत शिलालेख के अंतर्गत 14 शिलालेख में से सबसे पहले जिस शिलालेख की खोज हुई उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था बताइएगा आप लोग जरा। गिरिनार। क्या नाम था? गिरिनार। गिरिनार शिलालेख जो है अशोक का पहला शिलालेख था और यह शिलालेख आपको 1822 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया। कब किया गया? 1822 में। है ना। और कह रहा है कब और किसके द्वारा? तो 1822 तो समझ ही गए किसके द्वारा, तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? बताइए अशोक के बृहत शिलालेखों की संख्या 14। कितने स्थानों से प्राप्त हुए थे? पहला शिलालेख का नाम गिरनार। गिरनार। पहला शिलालेख का नाम गिरनार। गिरनार शिलालेख कब खोज हुआ था इसका? 1822 में। किसके द्वारा करवाया गया था? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इसका खोज करवाया गया था। अगला प्रश्न है किस लघु शिलालेख, देखिए शिलालेख में भी अंतर है, बृहत शिलालेख का है और लघु शिलालेख का है, तो दोनों में डिफरेंट है। अशोक के बृहत शिलालेख की संख्या कितनी थी? 14। और यहाँ लघु शिलालेख की चर्चा हो रही है कि किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा कहा है। अब देखिए अशोक जो है अपने आप को क्या कहा है? मगध का राजा। मगध का राजा कहा है। तो मगध का राजा किस शिलालेख में कहा है बताइए? मगध का राजा किस शिलालेख में कहा है? शिलालेख में। भ्रभु, भब्रू है, भ्रभु नहीं, क्या है? भब्रू। भब्रू शिलालेख में अपने आप को जो है अशोक मगध का राजा घोषित किया है। अशोक अपने किस लघु शिलालेख में अपने आप को मगध का राजा घोषित किया बताइए? किस शिलालेख में? भब्रू शिलालेख में। चलिए ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कीजिए। अशोक के गुफा लेखों, अशोक के गुफा लेखों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए अशोक के गुफा लेखों की कुल संख्या आपको 3 है। देखिए गुफा लेख कहे चाहे गुहा लेख कहे, जो लेख गुफा पर लिखा जाता था, गुफा के मेन गेट पर लिखा जाता था, उसको गुहा लेख या गुफा लेख कहा जाता था। तो इसलिए ये भी याद रखिएगा। तो बताइए कि अशोक के अभिलेख को कितने भाग में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सा भाग था? शिलालेख, दस्तावेज, गुहालेख। गुहालेख का मतलब गुफा पर जो उत्कीर्ण था उसको गुहालेख या गुफालेख भी कहते हैं। तो अशोक के गुफा लेखों की कुल संख्या कितनी थी? 3 थी। आपका अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक के गुहालेख या गुफालेख, देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी आपको जस्ट बताया ना हम कि गुहालेख कहे या चाहे गुफालेख कहे, तो इस दोनों बात को हम लोग बराबर समझ के चलेंगे। अशोक के गुफालेखों की संख्या 3 है, यानी कि गुफालेख कितने हैं? तो 3 है। और अशोक के गुहालेख और गुफालेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? तो याद रखिएगा बराबर की पहाड़ियों में। किस पहाड़ियों में? बराबर की पहाड़ियों में। और ये बराबर की पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर है अवस्थित बताइए? गया और बिहार जिले। गया जो कि बिहार का एक जिला है, गया जो कि बिहार का एक जिला है और उसी जिला में आपको जो है अशोक का यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन सा अभिलेख बताइए? अशोक का कौन सा अभिलेख गया में प्राप्त हुआ है? गुहालेख। गुहालेख या गुफालेख। किस पहाड़ी में? बराबर की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? बराबर है। अगला प्रश्न है कि बिहार के गया जिला, अभी जस्ट चर्चा किए हम, बिहार के गया जिले की बराबर पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में अशोक के द्वारा निर्माण किया हुआ गुफाओं का नाम क्या है? तो देखिए पहला गुफा का नाम है सुदामा, बोलिएगा। दूसरे गुफा का नाम? तीसरे गुफा का नाम? कर्ण चौपार है ना। सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपार जो है यह आपको अशोक के द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम है। किसका नाम है? गुफाओं के नाम। बिल्कुल, गुहा लेख मत समझ लीजिएगा, क्या है यहाँ पर? गुफाओं के नाम है, गुफा का नाम है। और अशोक के द्वारा कौन कौन सा गुफा बनाया गया? बोलिए। सुदामा, विश्व झोपड़ी और इसका क्या है? कर्ण चौपार। क्या है? कर्ण चौपार है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था बताइए आप लोग? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। बताइए चाणक्य किस विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का काम करवाते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में, किस काल में? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र, शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था? ठीक है, तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान नगर जो है सो आपको तक्षशिला था। कौन सा था? तक्षशिला। ठीक है ना। तो बताइए कि चंद्रगुप्त जी मतलब मौर्य काल के संस्थापक थे, तो चंद्रगुप्त जी कहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे? इसलिए याद रखिएगा कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र जो था वो कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था।
तो ये प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने सबसे पहले, इस प्रश्न को भी कीजिए, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको भी कीजिए पहले। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर, कहाँ पर, दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था? तो प्रश्न भी आए है और इसको ध्यान से देखिए। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर, यानी कि साउथर्न पर, साउथ इंडिया दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किसको, पाटलिपुत्र को सबसे पहले किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को सबसे पहले किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया था? ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश, कौन सा वंश है? बताइए नंद वंश का संस्थापक और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। सही बात बताया आप लोग। तो चलिए, नंद वंश के पतन और मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला, नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला एक नाटक ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस। अगर आपसे पूछे कि मुद्रा राक्षस क्या है, एक नाटक है। यह एक नाटक ग्रंथ है और इस नाटक ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो विशाखदत्त ने किया है। किसने किया है? अगर आपसे कोई पूछे कि मुद्रा राक्षस में किन किन बातों की जानकारी है, तो आप बोलिएगा नंद वंश की जानकारी है और मौर्य वंश की जानकारी है। बताइए मुद्रा राक्षस में किन किन बातों की जानकारी है? नंद वंश की जानकारी है और मौर्य वंश की जानकारी है। अगर आपसे पूछे कोई कि मुद्रा राक्षस क्या है, एक नाटक है, एक नाटक ग्रंथ है। क्या है? एक नाटक ग्रंथ है। और अगर पूछे कि मुद्रा राक्षस जो है उनके लेखक कौन है? विशाखदत्त है। बात समझ में आया यहाँ तक? अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में है? कहने का मतलब एक ऐसा पुस्तक का नाम बताना है जो विश्व के इतिहास में भी उसका बहुत ही महत्वता है और अपने भारत के इतिहास में भी बहुत ज्यादा महत्व है उसका। तो देखिए ऐसा कौन सा पुस्तक है? उस पुस्तक का नाम है आपको इंडिका। क्या है पुस्तक का नाम? इंडिका। किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में भी महत्व है? इंडिका का, ठीक है ना, इंडिका का। और वह इंडिका जो है, इंडिका में अर्थशास्त्र के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है? इंडिका में किसके बारे में लिखा गया है? तो बताइए कि इंडिका किन के द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के बारे में। आपका अगला प्रश्न है, चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? बताइए चाणक्य का अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य चाणक्य है ना। तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चलिए, तो चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसके बाद है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। क्या है लिखा हुआ, जरा बोलिएगा। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किनका कथन है? तो देखिए मेगास्थनीज जो कि यूनान का यात्री था, वो पता है अपने भारत के बारे में क्या बोला? अपने भारत के लोगों के बारे में कितना बड़ा बात बोल दिया है। क्या बोला है पता है? बोलिए तो क्या बोला है? कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। यह किसने कहा? तो मेगास्थनीज ने कहा। किसने कहा है? चलिए अगला प्रश्न है, भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली आपको चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चलिए, भारत का नेपोलियन किसको कहा गया ये बताइए। तो भारत का मैकियावेली किसको कहा गया? चाणक्य। भारत का मैकियावेली किसे कहा गया? और भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? चलिए अगला प्रश्न है, उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी थी? उज्जैनी, इस प्रश्न को भी विभिया कीजिए। तो भारत का मैकियावेली, भारत लिखना नहीं जानते हैं, और इसके बाद उज्जैनी वाला, इसको भी विभिया कीजिए। उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी थी? बताइए। उज्जैनी जो है आपको अशोक महान के राज्य की राजधानी थी। बताइएगा कि उज्जैनी जो है किस शासक की राजधानी थी? अशोक महान के। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? अशोक अपने काल में तक्षशिला में जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए किसको भेजा था? कुणाल को। किसको भेजा था? अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? कुणाल को भेजा था। बात समझ रहे हैं कि नहीं?
क्या समझे प्रश्न बताइए। अशोक अशोक जब राजा बने हुए थे उस समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय है ना पाकिस्तान में, अभी वहाँ पर विद्रोह चल रहा था, तो उस विद्रोह को रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए जो है कुणाल नाम के व्यक्ति को भेजे हुए थे। कौन भेजे हुए थे? अशोक जी भेजे हुए थे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि अशोक का एकमात्र अभिलेख है जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है। इस प्रश्न को आप लोग मोस्ट वीवीआई कर लीजिए। अशोक का एकमात्र अभिलेख मतलब केवल एक ही ऐसा अभिलेख है, बात समझ में आ रहा है ना, जिसे ब्राह्मी लिपि में भी लिखी गई है और खरोष्टी लिपि में भी लिखी गई है, अर्थात जो दुतरफा शैली में लिखा गया है वो आपको कौन सा अभिलेख है? तो बोलेगा येरा गुड्डी लघु, हाँ गुड्डी नहीं बोलना है, येरा गुडी, क्या बोलना है? येरा गुडी लघु शिलालेख बोलेगा। और येरा गुडी लघु शिलालेख का क्या विशेषता है? यह आपको ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। किसका अभिलेख है? अशोक का। अशोक के शिलालेख को कितने भागों में बांटा गया है? अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? कितने स्थानों से प्राप्त हुई है? अशोक के गुहा अभिलेखों की संख्या कितनी है? 3 है। आइए, तो अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जो कि दो तरफा लिपि में लिखा गया है, दो तरफा शैली में लिखा गया है? बताइए। ब्राह्मी लिपि में भी और खरोष्टी लिपि में भी कौन सा अभिलेख है? येरा गुडी लघु शिलालेख। अगला प्रश्न है अशोक के माताजी का क्या नाम था? बताइए। अशोक के माताजी का नाम पूछा जा रहा है, क्या नाम था? शुभद्रांगी। क्या है? शुभद्रांगी बोलिएगा। शुभद्रांगी था। इसके बाद है आपको किसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांट दिया? किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों, और कौन कौन सा वर्ग है जरा देख करके आप लोग बोलिएगा। पहला क्या है? दार्शनिक है। दूसरा क्या है? किसान। तीसरा क्या है? अहीर है। चौथा क्या है? कारीगर है। पांचवा क्या है? छठा क्या है? निरीक्षक है। और 7वां क्या है? सभासद है। क्या है? तो पूरा एक बार फिर से पढ़िएगा आप लोग। दार्शनिक है, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो इन 7 वर्गों में भारतीय समाज को बांट दिया। तो किसने बांट दिया भाई साहब? यूनान के यात्री थे, ये भारत में आकर के भारतीय समाज को बांटने का काम किया। बताइए, हमारे भारतीय समाज को ये बांटने का काम किया, आपके लिए क्या किया? अच्छा किया कि गलत किया? बताइए। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि मेगास्थनीज जो थे यूनान के यात्री थे और भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांट दिया, है ना। बांटने से गलत इसलिए हुआ कि बांटने से एक दूसरे का समूह अलग होगा, समूह अलग अलग होने से, टूटने से एकता में क्या होती है? कमी आ जाती है। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के अंतिम शासक। बताइए, मौर्य वंश का अंतिम शासक अभी जस्ट पढ़ाए थे, बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक का क्या नाम है? और बृहद्रथ की हत्या कब हुई? 185 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई है? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कब हुई है? किसने किया है? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया है? किसने किया है? एक मिनट, प्रश्न को फिर से पढ़ने दीजिए। कब और किसने करके मगध के शुंग वंश की स्थापना किया? कहने का मतलब बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में हुई और किसने उनकी हत्या कर दिया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य वंश को अंत भी यहीं पर कर देता है और एक नया वंश की स्थापना कर देता है। कौन सा वंश है? शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। तो बताइए, शुंग वंश की स्थापना किसने किया और कब किया? 185 ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ की हत्या किसने किया? कब किया? 185 ईसा पूर्व में किया। लास्ट का 2 प्रश्न बचा है, इसको भी जरा हम लोग देखते हैं। शुंग वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? देखिए, शुंग वंश की जो पहली राजधानी थी वो आपको पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पर स्थापित कर ली थी? बताइए। शुंग वंश ने अपनी दूसरी राजधानी विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, शुंग वंश की पहली राजधानी और शुंग वंश की दूसरी राजधानी विदिशा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास 9 को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए, पढ़िए, पूरा याद कीजिए। खासतौर पर प्रीवियस प्रश्न को जरूर पढ़िएगा।